हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको कल टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से बताया था कि आज का सेशन अटेंड करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हम लॉट्स ऑफ एमसीक्यू और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को प्रैक्टिस करने वाले हैं। और आज जो आपको लेक्चर मिलेगा वहाँ पे आप देखेंगे कि आपको अलग अलग सोर्सेज से मिलेंगे। करंट अफेयर आपका इंक्लूड होगा, आपका जनरल एग्रीकल्चर इंक्लूड होगा, साथ में आपके कुछ सॉइल साइंस, कुछ आपके फार्मेसी, रेन पावर, एग्रोनॉमी, सारे सब्जेक्ट्स का एक इम्पॉर्टेंट से एमसीक्यू लेके आए हैं। तो साथ में आप ये मेक श्योर कर लीजिए केवल आंसर के पीछे नहीं भागिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, देख के आगे बढ़ गए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है ना कि वही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए। तो मैं क्या करूँगा कि उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जितना भी आपका आउटसोर्सिंग इन्फॉर्मेशन है सबको देता हुआ चलूँगा, ताकि उसके रिगार्डिंग और भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आपसे बन सके। ठीक है, इसलिए लास्ट तक देखना और आराम से देखना, समझने की कोशिश करना। अगर आप यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन भी सही कर लेते हो एग्जामिनेशन के अंदर, अगर सपोज आ गया तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा, क्योंकि आज का सेशन ऐसा ही डिज़ाइन किया है, क्वेश्चन 100% आएगा। तो इसलिए इसको आराम से देखिए, समझिए, और जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आज वैसे भी क्लास तो नहीं लगाना चाहिए था क्योंकि आज फेस्टिवल टाइम है, लेकिन एग्जामिनेशन आपका बहुत ही नज़दीक है तो स्किप करना ही बेवकूफ़ी होगा। और आपको पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा, और आज मैं आपको जितना भी एक्सप्लेनेशन इन बिटवीन लेक्चर दूंगा वो सारे वहाँ पे मेंशन रहेंगे। ठीक है, जो टिक वगैरह किया रहेगा। ठीक है, तो आपको समझने में आसानी पड़ेगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पास आ रहा है बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और ये सबसे बनना चाहिए। ठीक है, चलिए बताइए, मैकेनाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ऑन अ कंसिडरेबल स्केल इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू। ठीक है, हम मैकेनाइजेशन को इंडियन एग्रीकल्चर में उतना नहीं कंसिडर कर पाते हैं। इसका पॉसिबल रीज़न क्या हो सकता है? क्या स्मॉल लैंड होल्डिंग, लैक ऑफ ट्रैक्टर्स, पॉवर्टी ऑफ द पेजेंट्स, इंडिफरेंस ऑफ द पीपल। ठीक है, बताइए क्या हो सकता है इसका सही आंसर। सोचिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। आप देखेंगे ना, हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर है, खासकर उतना जितना यूएस हो गया, जितना कनाडा हो गया, वो जितना जिस तरीके से ग्रो कर पाते हैं, वहाँ जिस तरीके की फार्मिंग होती है, सऊदी चले जाइए जहाँ, तो वहाँ पे देखेंगे कि भैया वो अच्छे एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, अच्छे खासे वो वहाँ से अर्निंग करते हैं। ठीक है, आप अगर बाहर चले जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ के जो रिच पर्सन है वो एक फार्मर है, एक बिजनेसमैन है जो कि एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। लेकिन इंडिया में चले जाओगे तो सबसे गरीब आपको कौन मिलेगा? तो भैया जो किसान है, मतलब उतना पैसा नहीं होगा, ऐसा सोच है, क्योंकि हमारे पास उतना ज़्यादा डेवलप हम नहीं हो पाए हैं ना। उनमें एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है जो आप सब सही बोल रहे हैं कि सर गरीबी तो है ही। ठीक है, लैक ऑफ ट्रैक्टर तो है ही। ठीक है, उतना ट्रैक्टर्स हमारे पास है नहीं, उतना मशीनरी नहीं है हमारे पास। लेकिन सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है हमारे पास स्मॉल लैंड होल्डिंग होना और स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग होना। ठीक है, मतलब कि भैया हमारे पास जो ज़मीन है वो एक जगह पे नहीं है, 1 हेक्टेयर यहाँ पे है तो 1 हेक्टेयर यहाँ मिलेगा, 1 हेक्टेयर यहाँ मिलेगा, तो स्कैटर्ड में है। ठीक है, और बहुत ही कम ज़मीन है जहाँ पे मशीनरी करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये एक मेजर जो है वो रीज़न है कि हम इसको उतना ज़्यादा मैकेनाइजेशन हमारा इम्प्रूव नहीं हो पाता इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर। आपको पता है कि एक इम्पोर्टेंट सा स्कीम है जो झारखंड में भी चलाया गया। ठीक है, स्कीम है आपका नैनो ड्रोन दीदी स्कीम। बहुत लोग इनके बारे में सुना होगा। नैनो ड्रोन दीदी स्कीम जो है, ये योजना आपका 30 नवंबर 2023 को चलाया गया था। ठीक है, झारखंड में भी चलाया गया है, इसलिए यहाँ से अगर मैकेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ से क्वेश्चन वो फ्रेम कर सकता है, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, आपको पता है कि ये स्कीम के तहत ये बताया गया था कि भैया हम क्या करेंगे कि जो SHG है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है। अब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं उनको हम 15,000, कितना डेटा रखिएगा, 15,000 ड्रोन प्रोवाइड करेंगे। और ये ड्रोन किस काम के लिए होगा? तो जो हमारे मशीनरी हैं, ड्रोन के माध्यम से आप पता है कि पेस्टिसाइड वगैरह का छिड़काव कर सकते हो, क्रॉप का मॉनिटरिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे मतलब कहीं ना कहीं ये ड्रोन जो हैं वो क्रॉप के मैकेनाइजेशन में भी हेल्प करेंगे। और साथ में इनका एक और मोटिव था इन स्कीम का कि रूरल में जो रूरल पीपल होते हैं उनमें रोजगार आएगा, उनमें एम्प्लॉयमेंट आएगा, क्योंकि ये SHG होता है, मतलब इनमें क्या होता है, बहुत सारे आपस में मिलके एक 5-6 वुमेन को मिला दिया गया, एक
इन्वेस्टमेंट दे दिया गया, उसमें से आप उनको भाड़े पे लगाइए, आपका भी अर्निंग हो रहा है, आप उसको अडॉप्ट भी कर रहे हो, आप लोगों को सिखा भी रहे हो, ठीक है। कुछ इस तरीके का यहाँ पे ये होता है, ठीक है। तो ये स्कीम इन एसएचजी वुमेन जो थी, है ना, उनको ये 15,000 ड्रोन प्रोवाइड कर दिया, और इस ड्रोन के माध्यम से वो मशीनरी वगैरह को जाहिर सी बात है बूस्ट करेंगी, है ना, उनको अपने एग्रीकल्चर में लेके जाएंगी, और साथ में ये रूरल में एम्प्लॉयमेंट लेके आई, ठीक है। तो ये जो है वो इनका मोस्टली मकसद था। बस याद रखिएगा कि इनमें ये स्कीम लॉन्च कब हुआ था, 30 नवंबर 2023 को एसएचजी महिलाओं को ये प्रोवाइड किया गया था। 15,000 ड्रोन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया, ठीक है। और इनका मकसद था रूरल में एम्प्लॉयमेंट लेके आना और हमारे मशीनरी या मैकेनाइजेशन को बूस्ट करना, ठीक है। समझ में आ गया। अगर हम मैकेनाइजेशन की बात करें तो आपको पता है कि हमारा जो मैकेनाइजेशन में 47% के आसपास हम लोग हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो पंजाब और हरियाणा ये मिल के ही अकेला, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में जाएंगे तो इनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, अच्छा खासा लैंड होल्डिंग है, तो ये फार्मिंग काफ़ी अच्छा करते हैं। तो इनके पास आपको 45% के आसपास मैकेनाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर ही आप चले जाएंगे यूएस चले जाइए, कनाडा चले जाइए, तो आपको यहाँ पे 90 to 95% तक मैकेनाइजेशन मिलेगा। यहाँ पे कुछ भी हो रहा है, सोइंग हो रहा है, हार्वेस्टिंग हो रहा है, चाहे वो इरिगेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो ये मशीनरी के थ्रू ही करते हैं, मैकेनाइजेशन के थ्रू ही करते हैं। काफ़ी एडवांस है ये, ठीक है। और यहाँ पे वैसा यहाँ पे हमारा क्या है, झारखंड की बात करें, अगर आप इंडिया की बात करें तो यहाँ पे हमारे जो फार्मर्स हैं वो ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करते, बहुत मेहनत करते, लेकिन उतना ज़्यादा उत्पादन लेके नहीं आ पाते। मेहनत ज़्यादा करते हैं लेकिन उतना उनको फल नहीं मिल पाता, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अवेयरनेस की कमी है, मैकेनाइजेशन की कमी है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखिएगा। इससे मिलता जुलता एक स्कीम नैनो ड्रोन दीदी स्कीम और भी योजना है, लेकिन ये एक्चुअली झारखंड में चलाया जा रहा है, इसलिए मैं इनको यहाँ पे बता दिया आपको, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप लैंड होल्डिंग की बात कर ही लिए हैं तो आप मेरे को थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि स्टेट एग्जाम में बेसिक सा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। स्मॉल फार्मर किसको बोलते हैं? स्मॉल फार्मर किससे बोलते हैं बताइए? ऐसे फार्मर जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर जमीन होता है उसको क्या बोलते हैं? स्मॉल फार्मर। अब बताइए मीडियम फार्मर किसको बोलते हैं? इन ऐसे फार्मर जिनके पास 2 से 4 हेक्टेयर का ज़मीन होता है उसे मीडियम फार्मर बोलते हैं। अच्छा बताइए, लार्ज फार्मर, सेमी मीडियम, इसके बाद क्या आएगा? सेमी मीडियम। जिनके पास 4 से 10 हेक्टेयर ज़मीन होता है उसे सेमी मीडियम फार्मर बोलते हैं। जिनके पास लार्ज फार्मर क्या होता है? जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लार्ज फार्मर, ठीक है, याद रखिएगा। और मोस्टली देखेंगे तो हमारे आजकल जो फार्मर्स होते हैं, जो छोटे होते हैं, मतलब जो देखिए मोस्टली हमारे पास आज लार्ज फार्मर की बात करें तो 1% के आसपास, अगर हमारे झारखंड की बात करें तो 1% के आसपास हमारे पास लार्ज फार्मर है जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है, ठीक है। समझ में आ गया? इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज स्टार्टेड इन, क्या पूछ रहा है? स्टार्टेड पूछ रहा है। सब तो आराम से इसको एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है, मतलब 100% इसका आंसर ये हो जाएगा, इसमें कोई तो राय है ही नहीं, इजी सा क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्राउन पेपर? बताइए, जूट को बोलते हैं। अच्छा, आप देखे होंगे, आप अगर नहीं देखे तो वीडियो को पॉज कीजिए और ब्राउन पेपर सर्च कीजिए, आपको समझ में आएगा कि भैया हाँ ये पेपर तुमने देखा है, इससे कुछ पैकेजिंग वगैरह होता है। और ये किसका बना होता है? कॉटन का? नहीं। रबर का? बिल्कुल नहीं। टी का? तो भैया तो सवाल पैदा नहीं होता है। किसका बना होता है? जूट का बना होता है। आपने सुना होगा जूट की बोरी, ठीक है, जूट का बैग, ठीक है, जूट का थैला, तो ये किसका होता है? ये इसी का होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? जूट। चलो अगला आता है। क्वेश्चन ये है, क्रॉप रोटेशन इज बीइंग अडॉप्टेड, ठीक है, किस तरह के जो क्रॉप रोटेशन है हम किस तरह के ऑप्शन आपको दिए गए हैं वहां पे हम अडॉप्ट करते हैं, बताइए। इजी सा क्वेश्चन है। देखो क्या है, ऑप्शन क्या है? टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। हम क्रॉप रोटेशन को इसलिए करते हैं ताकि लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाए। दूसरा ऑप्शन देखिए, टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड, टू इंक्रीज द सॉइल वाटर, टू इंक्रीज द क्रॉप रेजिस्टेंट टू पेस्ट। बताइए सही आंसर क्या है?
आप सारे ऑप्शन कंफ्यूजिंग है, बट ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया हम क्रॉप रोटेशन क्यों करते हैं। देखो क्रॉप रोटेशन में क्या था, कल मैंने बताया था आपको कि क्रॉप रोटेशन क्या होता है। लैंड आपका फिक्स होगा बट आप यहाँ पे क्रॉप को रोटेट करते रहोगे। एक बार आपने राइस पेडी लगाया, फिर आप इसको हार्वेस्टिंग करके यहाँ पे पेडी लगाएंगे, फिर यहाँ पे कोई लेग्यूमिनस क्रॉप लगाएंगे। तो क्या आप देख पा रहे हो कि हमारा लैंड वही है, लेकिन हमने क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्रॉप रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, क्रॉप रोटेशन। ये क्यों करते हैं, इनका मेन देखिए मकसद क्या होता है। तो भैया हमें जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है उससे इंक्रीज करना है, उसको मेंटेन करना है। अगर सपोज कि ये लैंड है, इस पे आप ऐसे क्रॉप को लगा रहे हो जो क्या है, रिस्टोरेटिव है, मतलब जो रिस्टोरेटिव मतलब एग्जॉस्ट क्रॉप बोल सकते हो, जो न्यूट्रिएंट को एग्जॉस्ट कर लेगा। खासकर सीरियल्स क्रॉप जो होते हैं, जो आपके पेडी वगैरह धान लगाओगे तो ये सारे क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट को अंदर से खींच लेते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद आप इसी पे फिर से आपने पेडी लगा दिया तो उतना ज़्यादा आपको उत्पादन देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप जो पहले लगाए थे वो सारे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लिया, अब यहाँ पे नहीं बचा है न्यूट्रिएंट उतना। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, अब एक बार हमने एग्जॉस्ट क्रॉप को लगा दिया, अब फिर रिस्टोरेटिव क्रॉप को लगाएंगे जो न्यूट्रिएंट को यहाँ पे स्टोर करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्रॉप रोटेशन करते हैं ताकि हमारी लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाए, वो मेंटेन रहे। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए नंबर। ठीक है, मोस्टली हम देखेंगे इंडिया के अंदर पहले सीरियल्स लगाते हैं रोटेशन की तरह, फिर हम लेग्यूम्स लगाते हैं ताकि ये देखो एग्जॉस्ट कर लिया, ये उसको रिस्टोर कर देगा, और फिर हम लगाते हैं रूट क्रॉप को। ठीक है, समझ में आ गया। देखो एक चीज़ और, यहाँ पे आप अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात हुआ था ना, तो यहाँ से थोड़ा सा एक चीज़ और डिस्कस कर सकते हैं जो पूछ सकता है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बहुत लोगों को पता होगा। देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें तो पता है इनके फादर, अगर पूछेगा वर्ल्ड में तो इनके वर्ल्ड में फादर कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग। ये क्या है, आपके फादर हैं पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, और इनको 1970 में मिला था नोबेल प्राइज। ठीक है, और अगर हम इंडिया की बात करें तो कौन है, MS स्वामीनाथन। ठीक है, MS स्वामीनाथन, ये पता होना चाहिए आपको। चलिए यहां तक हो गया था हमारा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है, द स्टेट विच प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ वीट। कौन सा ऐसा स्टेट है हमारे इंडिया के अंदर जो वीट का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है, बताइए। कल मैंने बताया था आपको, क्या वो हरियाणा है, नहीं। राजस्थान है, नहीं। पंजाब है, नहीं। क्या है, यूपी है। यूपी जो है वो ज़्यादा आपका वीट का उत्पादन करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे वैसे मैं, आप ध्यान से समझ लो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना। मैं वहाँ पे आपको 2024 और 25 का जो डेटा है, जहाँ पे कौन सा क्रॉप को ज़्यादा उगाया गया, कौन सा स्टेट उसमें आगे है, फर्स्ट में कौन है, सेकेंड में कौन है, तो मैं आपको एक ऑथेंटिक डेटा प्रोवाइड कर दूंगा एक साथ, ताकि उसके बाद एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है इंडियन एग्रीकल्चर से। ठीक है, तो वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको एक जगह मिल जाएगा। आप अगर गूगल करेंगे तो कहीं पे आपको पुराना डेटा मिलेगा, कहीं पे आपको नया डेटा मिलेगा, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। मैं आपको एक प्रॉपर प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए हैं तो भी ठीक है, टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं ठीक है, मैं दोनों जगह पे प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे तो आपको पे कुछ क्रॉप के बारे में बता देता हूँ। जैसे अगर हमें राइस की बात करें या पेडी की बात करें, बहुत लोग बोलेंगे सर पेडी होता है राइस, भैया दोनों एक ही चीज़ होता है। अगर राइस और पेडी की बात करें तो आपको पता होने चाहिए, फर्स्ट और सेकंड याद करना। आप कई बार क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे देखो लार्जेस्ट पूछा ना, कई बार यहाँ पूछ देगा सेकंड लार्जेस्ट, तो आपको फर्स्ट और सेकंड बस याद रखना है। ठीक है, ज़्यादातर आप सेकंड याद नहीं भी हो रहा तो फर्स्ट पे फोकस करना, बट कई बार एग्जाम में सेकंड पूछ देता है, तो अच्छा होगा फर्स्ट और सेकंड दोनों याद करके चलो। राइस की बात करें, पेडी की बात करें तो वेस्ट बंगाल फर्स्ट पे हो गया, पहले नहीं था बट अब फर्स्ट पे हो गया। सेकंड में आपका यूपी है। ठीक है, ये हम बात करें राइस की। दूसरा अगर हम वीट की बात करें तो फिर जस्ट मैंने बताया आपको कि वीट के केस में आपका जो यूपी है वो फर्स्ट पे है, सेकंड में आपका कौन हो जाता है, एमपी। ठीक है, अगला अगर हम रैपसीड की बात करें, रैपसीड या फिर मस्टर्ड की बात करें, ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा ये राजस्थान आपका फर्स्ट पे है और सेकंड में आपका गुजरात है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें पल्सेस में, तो पल्सेस में तो आपको पता ही है, अगर एग्जाम में
अगर कोई पूछ दे, उड़द पूछ दिया, मान लो मूंग पूछ दिया, आपको नहीं पता कि भैया क्या है, तो भैया याद रखना आंसर अपने आप मध्य प्रदेश अगर ऑप्शन में होगा तो बिंदास मार दीजिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है मोस्टली यहाँ पे ज़्यादा आपको पल्सेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा उत्पादन भी पल्स का करता है। जूट की बात करें, जूट आपको वेस्ट बंगाल में ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके बाद रबर की बात करें, कल मैंने बताया था रबर में आपको केरला देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद अगर ग्राउंडनट की बात करें, ग्राउंडनट, तो ग्राउंडनट में आपको देखने को मिलेगा गुजरात। इसको ऐसा याद कर सकते हो, जी फॉर ग्राउंडनट, जी फॉर गुजरात। और सेकंड में आपको मिलेगा राजस्थान। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें ओवरऑल फूड ग्रेन की, ओवरऑल के बार फूड ग्रेन पूछ देता है, तो फूड ग्रेन की बात करें तो आप याद रखिएगा फूड ग्रेन में आपका यूपी फर्स्ट पे है, सेकंड में आपका एमपी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा बहुत देखो मेज़ की, ठीक है, अगर हम मेज़ की बात करें तो कर्नाटका, याद रखना इसमें टॉप 3, कर्नाटका, बिहार, इसके बाद आ जाएगा आप एमपी में। ठीक, इसके बाद देखेंगे तो सोयाबीन की अगर बात करो, चलो ये भी इम्पोर्टेंट है, सोयाबीन जिम वाले बहुत खाते हैं ना, सोयाबीन की बात करें तो क्या होगा, ये एमपी। ठीक है, कॉटन की बात करो, कॉटन में सबसे पहले पहले महाराष्ट्र था, बट अब क्या हो गया, गुजरात। फर्स्ट में आपका गुजरात, सेकंड में आप आ जाएंगे महाराष्ट्र के पास। देखो ऐसा नहीं कि मैं हैंड राइटिंग ऐसा है जो वहाँ पे जो लिखता हूँ तो बन नहीं पाता उस तरीके का। ठीक है, क्योंकि इसको स्टैंड पे करके मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है। कॉटन हो गया। नो, बात करें टी की, टी का हो गया आपका असम। ठीक है, सनफ्लावर की बात करें तो इसका हो जाएगा कर्नाटका। ठीक है, इतना आप एक बार देख लो। ठीक है, बाकी मैं आपको बाकी क्रॉप्स के पूरा सीड प्रोवाइड कर दूंगा आपको। ठीक है, वहाँ से एक बार आप याद कर लीजिएगा, ऑयल सीड, पल्सेस, लेग्यूम, जो आपके हॉर्टिकल्चर क्रॉप हैं सारे प्रोवाइड कर दूंगा आपको विथ ऑथेंटिक डेटा के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक मिनट, अगर वीट की यहाँ से बात हुई है ना तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, देखता हूँ कितना लोग कर पाते हैं आंसर। कहाँ पे क्वेश्चन था ना एक वीट का, आई थिंक पीछे था क्या, वीट का क्वेश्चन था। अच्छा ये तो फर्स्ट क्वेश्चन पहुँच गया मेरे भाई। वीट का एक अच्छा सा क्वेश्चन आपसे पूछना था हमको, और क्वेश्चन आपका एडीओ वगैरह में पूछा गया है। ठीक है, नहीं मिल रहा। अच्छा ये देखो, ये था ना, ये हो गया ना। देखो वीट की बात करें तो पहले आप मुझे ये बताओ, वीट की मुझे बात करनी थी, वीट से ही क्वेश्चन पूछना आपसे। वीट की बात करें तो बताओ, नोरिन 10 आपने सुना है ना, वीट के बारे में पढ़ा होगा तो सुना होगा, डेफिनेटली सुना होगा, नोरिन 10। ठीक है, नोरिन 10 क्या है, एक वेराइटी है या एक जीन है? सबसे पहला क्वेश्चन बताइए, नोरिन 10 क्या है, वेराइटी है या जीन है? अब याद रखिएगा, नोरिन 10 एक स्मॉल या फिर बोल सकते हो सेमी ड्वार्फ वेराइटी है, ये जीन नहीं है, वेराइटी है। और जीन की बात करें तो RH1 और RH2 ये दो जीन हैं जो कि हमारे वीट में आते हैं। ठीक है, और ये नोरिन 10 के बारे में थोड़ा सा बात कर लें। नोरिन 10 जो है वो जापानीज के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इनको डिस्कवरी करी थी। उनका नेम था दैट इज गोंजिरो इनाजुका। ठीक है, गोंजिरो इनाजुका, इन्होंने डिस्कवरी करी थी नोरिन 10 जीन की। ठीक है, चलो इतना क्वेश्चन है, द स्टेट विच ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस इन इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ टोबैको। पता है टोबैको के प्रोडक्शन में सबसे पहला स्टेट कौन है इंडिया के अंदर? तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? बताइए। तो देखो अगर हम वैसे देखें 2025 के डेटा के आसपास देखोगे, 24-25 वाला डेटा, तो आपको मिलेगा आंसर इसका गुजरात। ठीक है, गुजरात फर्स्ट नंबर पे है टोबैको के बारे में, कितना 41% के साथ। तो गुजरात आपको पता है कि ऑप्शन में यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आप किसके साथ जाएंगे? सेकेंड आपको पता है तो आंध्र प्रदेश,
जो है वो सेकेंड आपको हाईएस्ट लेके जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। लेकिन अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करें तो गुजरात जो है ना, आपको पता है ये 41% के साथ फर्स्ट पे है, आंध्र प्रदेश आपका 22% के साथ सेकेंड पे है। अब आंध्र प्रदेश में ये कौन सा टोबैको को ज़्यादा कल्टीवेट करता है? तो आपने सुना होगा, जो नाबार्ड की तैयारी कर रहे होंगे, करंट अफेयर उससे पढ़ा होगा, तो FCB, फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया टोबैको। ठीक है, फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया टोबैको ये ज़्यादा कल्टीवेट करता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, और गुजरात की बात करें तो गुजरात जो है वो बीड़ी, जिसको नहीं बीड़ी के लिए यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा कल्टीवेट करता है। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। फर्स्ट अगर पूछेगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में है नहीं, ठीक है, तो गुजरात चले जाएगा। ठीक है, और अगर सेकंड पूछ दिया, वैसे यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पूछा था जरूर, लेकिन एक्चुअली ऑप्शन में था नहीं, तो आप याद रखिएगा फर्स्ट प्लेस पे गुजरात है, सेकंड में आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक, पुराना डेटा में देखिएगा तो पुराना डेटा में आपको आंध्र प्रदेश फर्स्ट पे मिलेगा। चलो अगला क्वेश्चन। द पैकेजिंग टेक्नोलॉजी विच ब्राउट अबाउट ग्रीन रिवॉल्यूशन कंप्राइज्ड मेनली ऑफ। बताइए, यहाँ पे आपको सब दिया हुआ है, बताना है आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, आपको कौन सा बातें सही लगती है और सही है। ठीक है, बताइए। मेन पावर, मैकेनिकल, कल्टीवेटर, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है भैया, तो पॉसिबल ही नहीं है। चेंज इन क्रॉप पैटर्न, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड केमिकल फर्टिलाइजर, क्वेश्चन मार्क लगाओ, मतलब सोच सकते हो इस ऑप्शन के बारे में। इरिगेशन, बायोकेमिकल फर्टिलाइजर एंड हाई यील्डिंग वेराइटी। तो जहां आपको ये वर्ड दिख गया, ठीक है, हाई यील्डिंग वेराइटी, तो 100% मेरे भाई वो सही हो जाएगा। ठीक है, मेन मकसद तो इसी का था ना, मेन इंपॉर्टेंट रोल तो इसी का था ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे। चलो अगला क्वेश्चन। फाइबर क्रॉप्स आर, फाइबर क्रॉप क्या होते हैं बताइए, फाइबर क्रॉप क्या होते हैं, फिर आपका बताना ऑप्शन क्या है सही। फाइबर क्रॉप की बात करें तो आपको पता है कि यार ये फास्ट ग्रोइंग होते हैं, मतलब अच्छे खासे ग्रो कर पाते हैं, और ये इनमें सेलुलोज का कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है, सेलुलोज काफ़ी अच्छा कंटेंट होता है इसके अंदर, और इनको मोस्टली हम रॉप वगैरह बनाने के लिए, फैब्रिक्स वगैरह बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि फाइबर क्रॉप के अंदर आपके जो आते हैं वो क्या, राइस आता है? बिल्कुल नहीं। एलिमिनेट करना सीखो, नहीं आ रहा है तो एलिमिनेट करना सीखो। राइस आता है? नहीं। बनाना आता है? बिल्कुल नहीं। सेफ्रॉन आता है? मेज आता है? मेज क्या फाइबर क्रॉप है? बिल्कुल नहीं। तो तीन तो ऐसे एलिमिनेट हो गए, बच क्या गया? ये वाला ऑप्शन तो मार दो, कॉटन, हैम, जूट, मेस्टा, ये क्या है? सारे के सारे फाइबर क्रॉप है। ठीक है, नहीं आ रहा अगर मैं एग्जाम में ऑप्शन, कई बार आपको पता ही नहीं होता कि फाइबर क्रॉप क्या होता है। अरे भाई, तो फाइबर क्रॉप नहीं पता तब ये तो पता है कि राइस सीरियल्स के अंदर आता है, बनाना हॉर्टिकल्चर क्रॉप के अंदर आता है। ठीक है, आपका मेज भी खरीफ क्रॉप के अंदर आता है, मतलब सीरियल्स के अंदर आता है, तो ये तीनों तो होंगे नहीं। ठीक है, फिर क्या बच गया? ये बच गया। तो एलिमिनेट करना भी आपको आना चाहिए, नहीं आता तो कई बार आप देखेंगे तो एलिमिनेशन से आपका आंसर सही हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। द इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? कोलकाता में, वर्धम में, त्रिवेंद्रम में, या फिर कटक में? ठीक है, तो ये आंसर क्या है? कटक में। और इनको देखेंगे तो मोस्टली अब आपको यहाँ मिलेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च। ठीक है, ये मिलेगा। एक और आपका आता है NRRI, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है आपका? कटक के अंदर। इसके अलावा देखेंगे एक हमारा है IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लॉस बेनोस फिलीपींस के अंदर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका जो कि है, ए बल्क ऑफ नेचुरल रबर इन इंडिया इज प्रोड्यूस इन। मैंने कल बताया था रबर जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो वो आंसर क्या हो जाएगा इसका? केरला। ठीक है, कल ही मैंने बताया था। अगला क्वेश्चन, नेम द क्रॉप सीजन इन इंडिया दैट ओपन इन मई जून विथ मेजर क्रॉप लाइक राइस एंड मिलेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा रेनी सीजन, रबी तो होगा ही नहीं क्योंकि ये बात कर रहा है, ये खरीफ क्रॉप की बात कर रहा है ना, राइस और मिलेट, तो रेनी सीजन तो होगा नहीं। ठीक है, और रेनी सीजन मोस्टली देखो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन सही लगेंगे, रेनी सीजन भी सही लगेगा, विंटर भी सही लगेगा, विंटर तो होगा नहीं भाई, विंटर नहीं होगा, खरीफ भी सही लगेगा, रबी तो होगा नहीं। तो इसका आप एक्यूरेट आंसर के साथ चले जाएंगे तो आपको आप ये भी मार सकते हो, ये भी आप सही कर सकते हो। ठीक है, आपका रेनी सीजन भी सही हो सकता है, खरीफ भी सही होगा। ठीक है,
तो देखना ऑप्शन में जो है उसको जाना, क्योंकि आपको पता है कि यार खरीफ को हम क्या बोलते हैं, रेनी सीजन बोलते हैं, है ना। और जो आपके रबी होते हैं उनको विंटर बोलते हैं, ठीक है। और जो जायद होता है उसको हम है ना गर्मा फसल बोलते हैं। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट सा, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। हाई यील्डिंग प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस बाय, हाई यील्डिंग प्लांट्स को हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, या फिर ऐसे मान के चलो कि जो हमारे हाई यील्डिंग वैरायटी है उसको कैसे हम प्रोड्यूस करते हैं। क्रॉप रोटेशन करके, बिल्कुल नहीं, बकवास ऑप्शन। इंटर क्रॉपिंग करके, बिल्कुल नहीं। मिक्स क्रॉपिंग, बिल्कुल नहीं। तो आराम से कर सकते हो मेरे भाई। हाइब्रिडाइजेशन आप सबको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन करके हम जो है वो हाई यील्डिंग वैरायटी वगैरह डेवलप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इतने पे नहीं रुकेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पे बियॉन्ड जाएंगे क्वेश्चन के, और हम कंप्लीट समझेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। देखो समझने तो यहाँ पे इसको मैं इरेज करता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। देखो अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, तो देखो हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप का होता है, मोस्टली आपको दो टाइप को देखने को मिलेंगे। एक होता है इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। दूसरा होता है आपका डिस्टेंट, और इसी को हम बोलते हैं वाइड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इंटर, देखो यहाँ पे दो वर्ड आता है जो कंफ्यूज होंगे आप। इंटर का मतलब होता है डिफरेंट, जहां आपको इंटर शब्द लगा हुआ दिखाई पड़ जाए मतलब डिफरेंट, ठीक है। और जहां आपको इंट्रा दिखाई पड़ जाए मतलब सेम। इंटर का मतलब अलग अलग और इंट्रा का मतलब सेम, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो आप ध्यान से समझिए, आपको इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन, इंटर मतलब अलग अलग वेराइटी। आपको एक सीक्वेंस याद होगा, मैं आपको इसको आसानी से याद करवा देता हूँ। देखो बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं इस टॉपिक में। केपिकोफंगस भी, ये सीक्वेंस आते हैं जो क्लास 11th में पढ़े होंगे या 12th में पढ़े होंगे। किंगडम, फाइलम, ठीक है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज और वेराइटी, है ना, ये आते हैं आपके केपिकोफंगस भी, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंटर वेराइटल, भैया वेराइटी अलग अलग होगा बट सेम होगा क्या, स्पीसीज। यहाँ पे जब भी आपको इंटर वेराइटल शब्द दिखाई पड़े तो मतलब समझना कि अलग अलग वेराइटी है, लेकिन सेम क्या होगा, स्पीसीज। तो क्या इसको हम और नाम से नहीं जान सकते, इसको हम इंट्रा स्पीसीज नहीं बोल सकते, इंट्रा, है ना, इंट्रा स्पेसिफिक वेराइटी नहीं बोल सकते यार। मतलब इंट्रा मतलब सेम, स्पीसीज मतलब स्पीसीज, है ना, इसी का दूसरा नाम है, तो कंफ्यूज मत करना, ठीक। तो कहीं ना कहीं इनका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि भैया यहाँ पे वेराइटी अलग होगा बट सेम क्या होगा, वेराइटी डिफरेंट होंगे बट सेम क्या होंगे, स्पीसीज। स्पीसीज यहाँ पे सेम होंगे, है ना। देखो डिफरेंट वेराइटी सेम स्पीसीज, डिफरेंट वेराइटी के लिए हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, इंटर वेराइटल। इंटर मतलब अलग अलग, और इंट्रा मतलब सेम, क्योंकि स्पीसीज सेम है ना, तो इंट्रा मतलब सेम स्पीसीज, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इनके एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, कई बार इनके डेफिनेशन पूछे जाते हैं बट एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद होगा H4 जो हाइब्रिड है किसका, कॉटन का, इंपॉर्टेंट। कई बार आप यहाँ पे हमेशा लोग गलत करते हैं। H4 जो है वो इंटर वेराइटल या फिर इंट्रा स्पेसिफिक का एग्जाम्पल है, ठीक है। H4 जो कि हाइब्रिड है किसका, कॉटन का। ये वर्ल्ड में फर्स्ट हाइब्रिड था, याद रखिएगा। कॉटन का वर्ल्ड में सबसे पहला हाइब्रिड कौन था, H4। किसने डेवलप किया था, C.T. पटेल। इनको फादर ऑफ क्या बोलते हैं, फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन, ठीक। कहाँ पे डेवलप किया गया था इसको, तो GAU गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कहाँ पे है, सूरत में। कब किया गया था, 1970, ठीक है, याद रखिएगा। ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन H4 पूछा गया एग्जामिनेशन के अंदर। दूसरा आ गया आपका डिस्टेंट या फिर वाइड हाइब्रिडाइजेशन। ये दो टाइप का होता है, एक होता है आपका इंटर स्पेसिफिक। अब यहाँ पे देखो एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो स्पेसिफिक स्पीसीज की बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्पीसीज अलग अलग होगा बट सेम क्या होगा, हाँ, जीनस। स्पीसीज अलग अलग, सेम जीनस। तो अब स्पीसीज अलग अलग है तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, इंटर स्पेसिफिक, बट सेम क्या है, जीनस। तो जीनस के लिए क्या हो जाएगा, इंट्रा जेनरिक। इंट्रा जेनरिक,
इंटर का मतलब फिर से देखो, इंटर का मतलब अलग अलग स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज है ना। और इंट्रा, इंट्रा मतलब क्या हो गया, इंट्रा मतलब सेम क्या, जीनस। आप इस सीक्वेंस को याद रखेंगे ना तो आपको ऐसे आराम से हो जाएगा। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि भैया सेम यहाँ पे स्पीसीज है बट डिफरेंट क्या है, डिफरेंट क्या है, जीनस। ठीक। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल आपने सुना होगा हाइब्रिड, मतलब कॉटन का ही एक हाइब्रिड है वरालक्ष्मी। ये भी इंपॉर्टेंट सा, आप एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्ट से बात करें तो आप डेफिनेशन याद नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप बस ये याद रखो कि H4 जो है इनके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने बताई और ये किसके अंतर्गत आता है ना। वरालक्ष्मी मैंने बताया आपको कि वरालक्ष्मी जो है एग्जाम्पल है इंट्रा स्पेसिफिक का वरालक्ष्मी। ठीक है। और क्या बता सकते हो कि वरालक्ष्मी किसका क्रॉस है, वरालक्ष्मी जो है वो क्रॉस है गॉसिपियम हर्सुटम और गॉसिपियम बारबडेंस, इनका क्रॉस है ये। ठीक है। अगला आता है आपका डिस्टेंट, है ना, उसी में एक है आपका इंटरजेनेरिक। अच्छा हमने यहाँ पे लिख दिया इंटरजेनेरिक, अब बताइए अब इसका मतलब क्या है। इंटरजेनेरिक का मतलब क्या होगा मेरे भाई, अब यहाँ पे जीनस अलग अलग होगा लेकिन सेम क्या होगा, फैमिली। यहाँ पे आपको फैमिली सेम देखने को मिलेंगे बट आपको यहाँ पे अलग अलग जीनस डिफरेंट देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल इसका इंपॉर्टेंट है, आपने सुना है आपका बिहार बीओ के अंदर भी यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, क्या है यहाँ इसका देखिए, ट्रिटिकेल। ट्रिटिकल इसका एग्जाम्पल है, ट्रिटिकल किसका क्रॉस है, वीट और राई का। इसके अलावा देखेंगे तो रेफेनोब्रासिका, रेफेनोब्रासिका ये किसका क्रॉस है, कैबेज का और रेडिस का। ठीक है। अब इन देखेंगे तो इनका फैमिली सेम है लेकिन इनके जीनस अलग अलग हैं। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग का हमारा पोर्शन था। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रैंक्स इन द वर्ल्ड मिल्क प्रोडक्शन, हमारा इंडिया का, है ना, मिल्क में क्या रैंक है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि अगर हम मिल्क की बात करें तो इंडिया का नंबर 1 रैंक है, इंडिया जो है वो मिल्क के मामले में सबसे पहला स्थान पे है। ठीक है। आप बता सकते हैं कि हाँ ठीक है पहला स्थान पे हम सबको पता है, लेकिन किसके वजह से, क्या बफेलो हो गया, काऊ हो गया, कैमेल हो गया, गोट हो गई, किन की वजह से। आपको पता है कि हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा दूध में कंट्रीब्यूशन है तो बफेलो का। ठीक है। वो भी कौन सा बफेलो, एक्सोटिक नहीं, इंडिजिनस बफेलो, भूलिएगा नहीं, इंडिजिनस बफेलो का कंट्रीब्यूशन हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है फॉर द मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है। और सबसे ज़्यादा बफेलो कहाँ आपको देखने को मिलेंगे, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश आपका मिल्क के मामले में भी नंबर 1 पे आ जाएगा। तो यहाँ से आपका यहाँ से आपने 4 क्वेश्चन को फ्रेम कर लिया, आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। पहला क्वेश्चन कि मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 रैंक पे कौन है मेरे भाई, तो कौन है आपका उत्तर प्रदेश। क्यों नंबर 1 पे है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बफेलोज हैं। ठीक है। और ख़ास बात कि और इस हमारा यूपी जो है वो नंबर 1 रैंक पे है मिल्क के मामले में। अच्छा ठीक है, यूपी नंबर 1 रैंक पे, तो नंबर रैंक पे 2 पे कौन है हमारा, फिर राजस्थान। नंबर 2 पे राजस्थान है और नंबर 3 पे बात करें तो मध्य प्रदेश। यूपी जो है आप देखेंगे तो टोटल 16.21% के आसपास मिल्क उत्पादन करता है। राजस्थान जो है वो 14.5 के आसपास और एमपी जो है वो 8.9 के आसपास। तो टॉप 3 स्टेट जो कि हमारे इंडिया में मिल्क में कंट्रीब्यूशन करते हैं और इंडिया को नंबर 1 रैंक पे लेके जाते हैं। ठीक है। फादर कौन है, अच्छा बताइए, फादर ऑफ मिल्क वाइट रिवॉल्यूशन, क्योंकि वाइट रिवॉल्यूशन जो है वो हमारे मिल्क से मिलता जुलता है। तो फादर कौन है उनके, वर्गीस कुरियन। ठीक है। तो इस तरीके से देखें, आपको यहाँ पे मैंने एनिमल हस्बेंड्री भी कवर करा दिया, आपको मैंने यहाँ पे डायरी साइंस का भी कुछ इंपॉर्टेंट से फैक्ट्स बता दिए जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, चलिए, पर कैपिटा अगर हम आईसीएमआर के अकॉर्डिंग बात करें, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की बात करें, तो इनके अकॉर्डिंग पर डे पर पर्सन को कितना दूध पीना चाहिए। इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, कितना पीना चाहिए पर पर्सन। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो करंट डेटा है उसके अकॉर्डिंग 471 ग्राम पर पर्सन पर डे, है
है ना, हमें पर डे 471 ग्राम जो है वो दूध पीनी चाहिए ICMR के अकॉर्डिंग। अच्छा एक चीज़ और, अगर करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछ सकता है आपसे कि अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर की कंपैरिजन में दूध का उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ा है, एनीवन? तो ये आप देखेंगे तो 3.71%, 78 हो जाएगा, 3.78% हमारी जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिली है लास्ट ईयर के कंपैरिजन की बात करें तो। ठीक है, तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट सा मिल्क के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है नेम द फूड क्रॉप विच गिव्स द हाईएस्ट आउटपुट इन इंडिया। सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो नहीं पढ़े रहेंगे वो मार के आ जाएंगे क्या, राइस। लेकिन मेरे भाई राइस नहीं है, राइस झारखंड का है। अगर आपसे झारखंड पूछेगा तो आप राइस मारिएगा, लेकिन अगर इंडिया पूछेगा तो हमारा इंडिया जो है राइस में नहीं व्हीट में सबसे ज़्यादा यहाँ पे आउटपुट देखे जाता है। ठीक है, इंडिया में पूछेगा तो व्हीट मारिएगा, झारखंड पूछेगा तो राइस मारिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे तो ये भी आपका बिहार BO में जो है क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ था। क्वेश्चन क्या है देखो, हाउ मेनी एग्रोक्लाइमेटिक जोन आर देयर इन इंडिया एज फार एज द ऑफिशियल कैटेगराइजेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इज कंसर्न। बताइए, आपको पता है, अगर आपको याद होगा तो 20 एग्रोक्लाइमेटिक जोन प्लानिंग कमीशन ने बनाए थे। इसको नीति आयोग कई बार लिख देता है वो। ठीक है, नीति आयोग अब याद रखिएगा, प्लानिंग कमीशन फिर नीति आयोग एक ही चीज भाई, उस नाम बदल दिया गया उसका। तो 20 पहले था, ठीक है, बाद में ICR बोला नहीं, 20 बहुत ही कम बनाया आपने, हमने इसको क्या करेंगे, उसको और डिवाइड करेंगे। तो ICAR ने NARP प्रोजेक्ट के तहत, ध्यान से सुनना, पहले 20 प्लानिंग कमीशन ने 20 एग्रोक्लाइमेटिक जोन बनाए थे, ICMR ने NARP प्रोजेक्ट के तहत इस 20 को फर्दर डिवाइड कर दिया 127 में। तो करंट में कितना हमारे एग्रोक्लाइमेटिक जोन है ICR के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 127। दिस इज द राइट आंसर। ऐसे अप्रोच रखनी है एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, अगर आपसे वो एग्रो इकोलॉजिकल जोन पूछता है तो आपको याद होगा कि 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन थे, बाद में NBS है ना, NBSS and LUP, that is called National Bureau of Soil Survey and Land Use Planning. This is the full form of NBSSLUP, National Bureau of Soil Survey and Land Use Planning। हेडक्वार्टर कहाँ पे इनका, नागपुर। ठीक है, बाद में इन्होंने क्या किया, इस 20 को 60 में डिवाइड कर दिया गया। तो करंट में हमारा एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितना है, 20। तो ये आप याद रखिएगा, डेटा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्ट से। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप इन इंडिया। रबी क्रॉप सबको पता है ना, इसको विंटर क्रॉप बोलते हैं, जो अभी चल रहा है हमारा, है ना। बताइए रबी क्रॉप कौन सा है, व्हीट, बार्ले, रैपसीड। अच्छा देखो यहाँ पे गलती, क्या नोट है, इसलिए जल्दबाजी में नहीं पढ़ना चाहिए क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, हमें मिस कर गए, नोट पूछ रहा है कि रबी क्रॉप नहीं है, तो भैया आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो। व्हीट बिल्कुल है, ये नहीं हो सकता। बार्ले, रेपसीड सब क्या है आपके, रबी क्रॉप है। तो क्या बच गया, जूट। आंसर जूट मार के आ जाइए, जूट क्या है, रबी क्रॉप नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, विच स्टेट इज द रिच इन जूट। अब कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा। मैंने आपको जब टेबल बनाया था तो मैंने बताया था कि अगर हम जूट की बात करेंगे तो उसमें जो नंबर 1 रैंक पे है वो आपका वेस्ट बंगाल है। आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। चलो अगला क्वेश्चन देखो, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज आर ग्रेडेड विथ। आपको पता है कि एग्रीकल्चर कमोडिटी को ग्रेड कौन करता है, एक इंस्टीट्यूट है जो कि उनको करता है। ठीक है, बताइए कौन सा है। आपको पता है कि ISI बिल्कुल नहीं भाई, कहाँ से आ जाएगा। इको प्रोडक्ट नहीं, ग्रीन प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं। क्या एग मार्क, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, एग मार्क के बारे में नहीं पढ़ा, बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एग मार्क जो है वो 1986 में इनकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी। दूसरी बात, इनका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन एजेंसी। ये क्या इनके नेम ही लगा हुआ है, क्या फुल फॉर्म, डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन एजेंसी। ठीक है,
क्या करता है, ये इंस्पेक्शन करता है मेरे भाई, जो आपके घी हो गए, चाहे वो वेजिटेबल हो गया, बटर हो गया, ऑयल हो गया, है ना, चाहे वो मीट हो गया, स्पाइसेस हो गया, इनको ये क्या करता है, इंस्पेक्शन करता है कि सही तो है कि नहीं है, इसमें कोई मिलावट तो नहीं है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये एग्रीकल्चर कमोडिटी को ग्रेड करता है, कैसा है उनको, मतलब अच्छा है, खराब है, बुरा है, मतलब खाने लायक है कि नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। और एक इंपॉर्टेंट एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि सेंट्रल एग मार्क लेबोरेटरी, सेंट्रल एग मार्क लेबोरेटरी कहाँ पे है, ये नागपुर में, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, इन इंडिया द मैक्सिमम एरिया अंडर जूट इज फाउंड इन, अभी जस्ट मैंने बताया। ठीक है, आंसर क्या जाएगा, वेस्ट बंगाल। सेम अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इंपॉर्टेंट सा है, झूमिंग इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस्ड इन, मैंने कल बताया था झूमिंग को अलग अलग नाम से क्या 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 नाम जानते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसको हम स्लैश एंड बर्न फार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ये किस एरिया में प्रैक्टिस किया जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, साउथ वेस्टर्न इंडिया, है ना, साउथ ईस्टर्न इंडिया या फिर नॉर्दर्न इंडिया। आपको पता है इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। अब आपको पता होना चाहिए, जैसे ही नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की हम बात किए तो आपको पता होना चाहिए आपका 7 सिस्टर स्टेट कौन कौन सा है मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए, जो आपका असम हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, है ना, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये सब क्या है आपके 7 सिस्टर्स हैं। और इसी एरिया के आसपास जो है आपका झूमिंग कल्टीवेशन जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है। लेकिन पता है इनको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, ये इलीगल, अगर आप पकड़ा गया तो फिर आप पर जुर्माना लगेगा, तो ये बैन कर दिया गया। तो इसी का अल्टरनेटिव एक कल्टीवेशन लाया गया जिसको हम बोलते हैं टोंगिया सिस्टम। टोंगिया सिस्टम में क्या होता है कि भैया आपको मना नहीं किया गया, लेकिन आप वहाँ पे क्या होता है कि हम छोटे छोटे साइज में हम प्लांट को लगा दिए, वहाँ पे हम लोकल जो वहाँ पे रेसिडेंट्स थे उनको यहाँ पे हमने जिम्मेदारी दे दिया कि भैया आप इनको जो है वो देखिए अच्छे तरीके से। अब आप इन प्लांट को काटिएगा नहीं, प्लांट को नहीं काटना, इस प्लांट के साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्रॉप लगा रहे हैं। जैसे जैसे प्लांट आपका बड़ा हो जाएगा बाद में फिर हम इसको छोड़ देंगे, तो आपका प्लांट भी बच गया, आपने खेती भी कर ली। ठीक है, तो ये होता है टोंगिया सिस्टम, जिसको बाद में गवर्नमेंट ने लाया था अल्टरनेटिव के रूप में झूमिंग की कल्टीवेशन के बिहाफ पे। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ड्राई फार्मिंग इन इंडिया इज एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस्ड इन। देखो ड्राई फार्मिंग के ऊपर हम एक और जो नेक्स्ट हमारा MCQ सेशन होगा ना, जो कल हम लेके आएंगे, उस पर हम ज़्यादा क्वेश्चन रखेंगे ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के ऊपर, क्योंकि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर हमारे सिलेबस में दिया हुआ है और यहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आज अभी सिर्फ अब इस क्वेश्चन का आंसर करो, नेक्स्ट हम कल जो है वो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के ऊपर MCQ लेके आएंगे। तो ड्राई फार्मिंग इन इंडिया इज एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस्ड इन, कहाँ पे किया जाता है, कैनरा प्लान में, डेक्कन प्लेटू में, कोरोमंडल प्लान में या फिर गंगा प्लान में। सही आंसर क्या होगा इसका, डेक्कन प्लेटू, इसके आसपास जो है वो ड्राई फार्मिंग जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, ये पूछा गया क्वेश्चन है। आप अगर ADO की बात करें, ADO के एग्जामिनेशन में पूछा गया था क्वेश्चन, ये क्या क्वेश्चन, सोशल फॉरेस्ट्री किसको कहते हैं, सोशल फॉरेस्ट्री किसे कहते हैं मेरे भाई, ग्रोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट टुगेदर ऑन प्राइवेट लैंड। अरे भैया प्राइवेट लैंड पे करेंगे तो सोशल कैसे रहेगा, रद्दी ऑप्शन काट दो यहीं पे। मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, जैसे आपका अमूल हो गया एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, आप जितना भी डेयरी प्रोडक्ट की बात करें, जैसे जैसे आपका सुधा हो गया, ये क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, किसी एक इंसान का नहीं, बहुत सारे लोग मिलकर इसको बनाए हैं। ठीक है, तो ये क्या उसको देख वो मैनेज करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। क्या जिनका जमीन है वो मैनेज करते हैं, नहीं, ये कौन करता है, ग्रोइंग एंड मैनेजमेंट ऑफ यूजफुल प्लांट, ठीक है, ऑन गवर्नमेंट ऑन लैंड। सही आंसर इसका ये हो जाएगा। सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में बात करें तो याद रखिएगा, सोशल फॉरेस्ट्री में हम वैसे प्लांट को लगाते हैं, ऐसे क्रॉप को लगाते हैं जो हमारे कम्युनिटी डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट पर्पस के लिए लगाते हैं। और इनके जो फादर हैं वो हैं, पूछा गया था एग्जामिनेशन के अंदर, वेस्ट ओबे जो हैं वो फादर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अ क्रॉप ग्रोन इन जायद सीजन। पता है, आपको पता है कि हमारे अगर इंडिया की बात करें तो आपको इंडिया के अंदर क्या
पैटर्न मिलेगा, आपको खरीफ क्रॉप मिलेगा, आपको रबी क्रॉप मिलेगा, आपको जायद क्रॉप मिलेगा, ठीक है, जिसको हम गर्मा फसल बोलते हैं। ठीक, देखो लेकिन झारखंड, आपको पता है कि झारखंड जो खरीफ को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, याद है किसी को? एक था अगहनी और एक कौन सा था? भादो, भदई बोले थे, भदई, अगहनी और भदई। ये आपको सिर्फ झारखंड में मिलेगा। अगर इंडिया के प्रोस्पेक्ट से पूछता है तो 3 टाइप होते हैं। खरीफ का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है इंडिया के अकॉर्डिंग, लेकिन झारखंड में खरीफ को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, अगहनी और भदई। आपको याद होगा, मैं झारखंड एग्रीकल्चर में पढ़ाया हुआ था, इसलिए बोल रहा हूँ झारखंड एग्रीकल्चर अगर आपने नहीं पढ़ा है मेरे भाई, मैंने उस पर 3 से 4 लेक्चर में उन कंप्लीट मैंने कवर कराया हुआ है, विथ MCQ आपको मिल जाएगा। मैंने उनका थ्योरी भी कराया हुआ है, MCQ भी कराया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके एक बार देख सकते हैं। तो अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर कि जायद सीजन के अंदर हम कौन से क्रॉप को लगाते हैं? वाटरमेलन को, सोयाबीन को, मेज को, जूट को। तो इसका आपको पता है कि सोयाबीन तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, मेज नहीं हो पाएगा, जूट नहीं हो पाएगा। तो आपको याद रखिए जो कोल क्रॉप होते हैं, और कोल क्रॉप तो ठंड विंटर में आ जाएंगे, जो आपके कोल क्रॉप होते हैं ना, जैसे आपका रेडिश हो गया, कैबेज हो गया, कलीफ्लावर हो गया, वो आपके आ जाएंगे रबी क्रॉप में। लेकिन आप याद करो जो गर्मा फसल जो वेजिटेबल होते हैं, जैसे कि आपको कुकुम्बर, जो बोटल गार्ड वगैरह हो गया, बिटर गार्ड हो गया, बोटल गार्ड हो गया, कुकुम्बर हो गया, है ना, ये सारे कहाँ मिलेंगे आपको? मस्क मेलन हो गया, ये आपको जायद में मिलेंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? वाटरमेलन। वाटरमेलन क्या है? एक जायद क्रॉप है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर? आपसे पूछ रहा है कि इंडियन एग्रीकल्चर का कौन सा इनमें से एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? मल्टीप्लिसिटी ऑफ क्रॉप, बिल्कुल नहीं, ठीक है। प्रीडोमिनेंस ऑफ, सॉरी ये तो होगा ही ना भाई, ये तो होगा, ये बिल्कुल होगा। हमारे पास लॉट्स ऑफ क्रॉप्स को लगाते हैं ना, कई बार मेरा भी दिमाग घूम जाता है क्या बात। मल्टीप्लिसिटी ऑफ क्रॉप, ये बिल्कुल होगा। ओवर डिपेंडेंस ऑन नेचर, बिल्कुल। हमारे, आप झारखंड की बात कर लो, चाहे बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो कि मानसून पे डिपेंड होते हैं कि भाई अगर अच्छा खासा बारिश हुआ तो हम खेती करेंगे, नहीं हुआ भाई तो हम नहीं करेंगे। तो ये भी है। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, हाँ बिल्कुल, हमारे किसान जो है ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन क्योंकि इनके पास अवेयरनेस की कमी है, हम ट्रेडिशनल फार्मिंग को अप्रोच को ज़्यादा अपनाते हैं, जो हमारे पूर्वज करते आए हैं, हम कहीं ना कहीं उन्हीं को दोहरा रहे हैं, तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो उतनी ज़्यादा बढ़ नहीं पाती है। ये भी सही है। तो यहाँ पे क्या है? गलत ऑप्शन देखो, यहाँ पे क्या पूछा? नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए तो क्या, प्रीडोमिनेंस ऑफ लार्ज फार्म्स, बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ पे लार्ज फार्म छोड़ो, है ही नहीं भाई, तो इसका ये गलत आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, द खरीफ क्रॉप आर हार्वेस्टेड इन, खरीफ क्रॉप को हार्वेस्ट कब करते हैं? आपको पता है कि खरीफ क्रॉप को सोइंग कब करते हैं? अगर ये पता होगा तो हार्वेस्टिंग पता होगा आपको। हम, आपको पता है जून जुलाई का जो टाइम होता है, इस टाइम पे हम खरीफ क्रॉप की सोइंग करते हैं। हार्वेस्टिंग की बात करें तो आप चले जाएंगे अक्टूबर नवंबर के आसपास में इनकी हम हार्वेस्टिंग कर देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? अक्टूबर नवंबर। चलो अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट इज कॉल्ड द राइस बोल ऑफ इंडिया? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन आपका एडीओ का क्वेश्चन है, पूछा गया था एडीओ के अंदर। क्वेश्चन क्या है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसको हम राइस बोल ऑफ इंडिया बोलते हैं? सबको पता है मेरे भाई, ये बहुत ही आपका आंध्र प्रदेश है, उनको हम राइस बोल ऑफ इंडिया बोलते हैं। कौन? आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विच इंडियन स्टेट इज नॉट नोन टू प्रोड्यूस टी? कौन सा इंडियन स्टेट है जो कि चाय के उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता है? असम, केरला, भाई इधर तो आप जाएंगे तो खाली आपको चाय बागान मिलेगा। तो असम है, केरला है, वेस्ट बंगाल है, छत्तीसगढ़ बिल्कुल नहीं। कहाँ से छत्तीसगढ़ आ गया? हटा दीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस? जब भी एग्जामिनेशन के अंदर, एक सुनो ध्यान से सुनो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि जब भी एग्जाम आप देने जा रहे हो, आपको कोई पूछ दिया कि हाँ ठीक है उड़द पूछ दिया, आपको नहीं पता कि भाई उड़द जो है वो हमारे इंडिया में ज़्यादा कहाँ पे उत्पादन किया जाता है, कौन से स्टेट में, आपको तुक्का मारना है। तो कहाँ मारिएगा? मध्य प्रदेश।
याद रखना मध्य प्रदेश जो है वो दाल के मामले में सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा दाल, कोई भी दाल की बात कर लो तो ज़्यादातर आपको दाल देखने को कहाँ मिलेगा, मध्य प्रदेश। पल्सेस के मामले में तो मध्य प्रदेश का सही आंसर हो जाएगा। और एग्जामिनेशन के अंदर नहीं आ रहा है आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है, आपको याद नहीं आ रहा तो आप कोई भी पल्सेस पूछ देगा, मध्य प्रदेश को मार के चले आइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, द मोस्ट आइडियल रीजन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉफी इन इंडिया इज द, बताइए इंडिया के अंदर कौन सा रीजन में कॉफी का कल्टीवेशन बहुत ही आइडियल माना जाता है? इंडो गंगेटिक वैली, ब्रह्मपुत्र वैली, रन ऑफ कच्छ और डेक्कन प्लेटू। चलो ये हमारा आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, नहीं एक क्वेश्चन और है ना। एक मिनट, अरे भाई तो कहाँ चला गया, कौन सा क्वेश्चन था? पल्सेस हो गया था, ये था, हाँ बताइए। सही आंसर इसका हो जाएगा डेक्कन प्लेटू। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है आपका, जो शायद लास्ट क्वेश्चन है हमारा। एमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु विच डिस्ट्रिक्ट इज अनफिट फॉर कल्टीवेशन ड्यू टू इंक्रीज सैलिनिटी? देखो ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर में पूछा गया था, करंट अफेयर का ही क्वेश्चन था उस टाइम, एक्चुअली आई थिंक 2023 के आसपास का है ये शायद। हाँ हुआ कि देखो तमिलनाडु का ही आपसे क्वेश्चन थोड़ा अंदर घुस के पूछ दिया। तमिलनाडु अगर ऑप्शन में होगा तो याद रखना तमिलनाडु, बट इनमें पूछ रहा है कि तमिलनाडु का कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो अनफिट हो गया कल्टीवेशन करने के लिए, मतलब वहाँ की मिट्टी में आप खेती नहीं कर सकते होगे, ठीक है, एक्सेप्ट जो आपके सलाइन टॉलरेंट होते हैं उनको छोड़ के। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनकी जो पानी होती है ना, उनके वाटर में आप देखेंगे तो सैलिनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, काफ़ी ज़्यादा उसमें आपको सॉल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है हम वहाँ पे खेती नहीं कर पा रहे हैं। और उनमें आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का, तो याद रखिएगा नेगापट्टिनम जो है ये एक डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का, और नागापट्टिनम जो है, और ये जो है हमारा कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि सैलिनिटी यहाँ पे बढ़ गया है। ठीक है, तो टिल देन गाइस हम लोगों ने आज लॉट्स ऑफ क्वेश्चन किए, और हमने केवल क्वेश्चन को नहीं देखा, हमने क्वेश्चन के बिहाफ पे लॉट्स ऑफ पोर्शन को रिवीजन किया, जहाँ पे हमारा डेयरी साइंस था, जहाँ पे हमारा मैकेनाइजेशन था, ठीक है, एग्रोनॉमी था। तो लॉट्स ऑफ सिलेबस को हम यहाँ पे कवर किए विद MCQ फॉर्मेट। करंट अफेयर भी हमने कवर किया। ठीक है, तो इसी तरीके से MCQ आपको करवाए जाएंगे अगले कुछ दिनों तक, जब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा इस सेशन को डेफिनेटली विजिट करना और ध्यानपूर्वक विजिट करना, क्योंकि आपको यहाँ पे केवल MCQ जो हमारे पास हैं वो नहीं, आपको इसके साथ देखें आपने कितना मैंने आपको MCQ कवर करवा दिया। ठीक है, तो इसलिए इसको देखना ना भूलें, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट बन के आएगा, और आप कहीं ना कहीं आप एग्जाम दे के आओगे तो पता लगेगा हाँ मैंने सारा क्वेश्चन करेंगे क्योंकि हमने पढ़ा था। ठीक है, तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जाके आप डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। टिल देन अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, रिवीजन करते रहिएगा बढ़िया तरीके से। चलिए फिर।